ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज भी इम्पोर्टेंट है, सारे ही लेक्चर इसके इम्पोर्टेंट हैं, देखते हुए चलें आप। अब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कंजंक्शन वाला बात चल रहा था, ये आप देख रहे होंगे। कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि द रीजन के बाद बिकाज नहीं पड़ेगा और ड्यू टू भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां दैट पड़ता है। अब इसके बाद एक पॉइंट आल्दो का यूज आता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आल्दो का यूज कैसे किया जाता है। आल्दो मतलब होता है यद्यपि की, चाहे दो लगाओ चाहे आल्दो, दोनों एक ही चीज होता है। आल्दो मतलब होता है यद्यपि की, और इससे आप क्या डालते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज डालते हैं, मतलब कंडीशन डालते हैं। मेन क्लाज नहीं होगा ये, इससे क्या डालते हैं आप, कंडीशन। जैसे अनलेस, आल्दो, इफ, इनसे क्या पड़ता, कंडीशन। अगर जिसमें कंडीशन है उसको आप मेन वाक्य नहीं बोलेंगे, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज। और इसका मेन वाक्य कौन सा है, फेल। मतलब यद्यपि कि उसने पढ़ाई बहुत मेहनत से किया, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कंजंक्शन होता है जिसके जरिए आप दो वाक्यों को जोड़ते हैं। पहला, ये दोनों भाव एक दूसरे का क्या देते हैं, कंट्रास्ट। यहां कह रहा है यद्यपि कि उसने मेहनत किया, अब इसका मतलब मेहनत का परिणाम नहीं मिला उसको। यद्यपि कि मेहनत किया फिर पास हो गया, नहीं, फिर फेल होगा। मेहनत तो किया फिर भी फेल हो गया। तो आप आल्दो लगाते हैं और उसके बाद आप इसको कामा से कर देते हैं और इधर जोड़ देते हैं ही फेल्ड। या अगर कामा हटाना है तो आप कभी कभी इसी वाक्य को जोड़ देते हैं, किससे, बीच में, येट से। मतलब अगर कामा ना लगाओ तो आप येट से जोड़ सकते हैं। आल्दो ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड। मतलब चाहे तो आप बीच में कामा लगा दो, चाहे तो येट लगा दो। अच्छा, गलती क्या देता है इसमें ना, बट लगा देता है। बट किसी भी तरह से आल्दो के लिए सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कामा लगा दो या तो येट लगा दो, दोनों में से वैलिड है। यद्यपि कि वह पढ़ाई किया फिर भी फेल हो गया। ठीक बात है, ये आल्दो में छोटा सा आता रहता है। अच्छा, यहीं पर ये भी आप जान लें, हार्ड और हार्डली में अंतर। ये आपने लिखा ना, आल्दो ही स्टडीड हार्ड, यद्यपि उसने क्या किया, बहुत मेहनत किया। अच्छा, एक हार्डली स्कार्सली, अभी आजकल बात कर रहे थे हम लोग। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और ये सब क्या आता है, जब बमुश्किल से, बहुत, किसके बराबर, ना के बराबर, यही तो है हार्डली। हार्डली मतलब बमुश्किल से, किसके बराबर, ना के बराबर। जैसे ही हार्डली कम्स हियर, मतलब क्या आएगा, ही हार्डली कम्स हियर, मतलब वह बमुश्किल से यहां आता है। अगर बोल दिया जाए तो ना के बराबर, मतलब वो समझ लो यहां आता ही नहीं। इसको आप लगभग ले सकते हैं नेवर से, लगभग को रिलेट करते हैं, वह कभी आता ही नहीं। तो ये होता हार्डली। अगर आप वाक्य में जैसे ये है, और हार्ड क्या होता है, हार्ड मतलब बहुत हार्ड वर्क जो आप करते हैं, हार्ड। जैसे ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ा। ये हार्ड क्या होता है, आपको क्या लगता है कि हार्ड का एडवर्ब हार्डली हो गया, नहीं। ये हार्ड अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। हार्ड ये एडवर्ब होता है, मतलब, और हार्ड क्या भी होगा, एडजेक्टिव भी, लेकिन एडवर्ब भी यही होता है। अब आप देखो, ये लिखा ही स्टडीड सो हार्डली दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, वह इतनी मेहनत से पढ़ा कि वह पक्का, उस निश्चित था उसका पास होना। इसका मतलब यहां आप डालना चाह रहे बहुत मेहनत से, जबकि आपने डाला क्या, लगभग ना के बराबर पढ़ाई किया। देख रहे हो आपने क्या डाला, ही स्टडीड हार्डली। हार्डली मतलब वह बमुश्किल से पढ़ा था। बमुश्किल से मतलब समझ लो पढ़ा ही नहीं था, वह समझ लो पढ़ा ही नहीं था कि यह सुनिश्चित हो गया कि पास हो जाएगा। गलत हो गया, आपको डालना था यहां, यहां क्या डालना था, यहां आपको हार्ड डालना था। ही स्टडीड सो हार्ड,
वह इतना ज्यादा मेहनत से पढ़ा कि उसका पास होना बिल्कुल तय था। जैसे अब देखो ये सही लिखा, देयर वाज हार्डली एनी, अरे मनी डालना था, ये गलत हो गया लिखने में। देयर वाज हार्डली एनी मनी लेफ्ट, तो क्या इसका आया, देयर वाज हार्डली एनी मनी लेफ्ट, मतलब बमुश्किल से ही कुछ पैसा बचा था, मतलब पैसा समझ लो नहीं बचा था, एकदम ना के बराबर। ये सही है हार्डली का प्रयोग। ये हार्डली क्या बता रहा है यहाँ, हार्डली मतलब ना के बराबर। देयर वाज हार्डली एनी मनी लेफ्ट, बमुश्किल से ही पैसा बचा था कुछ करने के लिए। ठीक बात है। तो दो यूज आपने देख लिया, एक तो आल्दो का, आल्दो के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो कंट्रास्ट आता है दोनों भाव में। अगर यहां पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा। यद्यपि की मेहनत किया, अब मेहनत किया पॉजिटिव वाक्य, अब इसका रिजल्ट उल्टा जाएगा, फेल हो गया। यद्यपि कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा था फिर भी पास हो गया, समझो कि नहीं। अगर इधर निगेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव, दोनों उल्टा चलते हैं। और हार्ड और हार्डली में भी पूछा जाता है बार बार, ये जो है हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन उसका क्योंकि अर्थ गलत हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, वो निगेटिव सेंस में आता है यूज में। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स के कुछ अच्छे यूज हम लोग आज देखेंगे। कंजंक्शन का लगभग लगभग हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार वीडियो फिर से आप देख लेना, जिनको डाउट होगा कल वाला, इस तरह से आप देखते चलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपका 10+2 का एग्जाम रहता है इनकेस 15, 18, 20 में, तो कोई छूटेगा नहीं, इसी में से आपको मिल जाएगा लगभग। अच्छा, अब आप देखो, ये पहले भी चर्चा हो चुका है, लिखा है कुछ वर्ब जैसे टेस्ट, स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, फील, इनसे हमको क्या पता चलता है, ये स्टेट बताते हैं अक्सर। अक्सर ये क्या बताते हैं, स्टेट। जैसे मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे या द टी टेस्ट स्वीट, या दूसरा मैंने क्या लिखा, द टी टेस्ट गुड। अब ये वाक्य यहां पर क्या आता है ना, यहां पर आपको ये लगा कर दे देता है स्वीटली, और यहां पर क्या लगा देगा, वेल लगा देगा। वेल क्या है, एडवर्ब है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। मतलब आपको, मुझे फिर से मिटाना पड़ जाएगा, मतलब यहां मैंने लिखा भी है, इसी के जरिए समझ लेते हैं फिर से। जैसे ये लिखा है द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये समझते हैं। ये स्मेल और जितना आप देख रहे हैं टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, फील, इनसे आपको अक्सर क्या पता चलता है, स्टेट, कोई चीज किस अवस्था में है, कैसी दशा में है। जैसे अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं थोड़ी देर के लिए, फ्लावर्स आर स्वीट, फ्लावर्स कैसे हैं, बहुत मीठे हैं। ये अल्टीमेटली फ्लावर्स की विशेषता लिख रहे थे। फ्लावर्स का क्या बता रहा है, स्टेट, कि फ्लावर्स कौन सी स्टेट में, मतलब कैसा है, मीठा है। तो आपको दिख रहा होगा यहां इसका रोल, अगर वैसे आप समझे, किस रूप में आया है, लिंकिंग वर्ब, क्या लगा है, आर। और लिंकिंग वर्ब से आपको पता है ये सब्जेक्ट जोड़ते हैं और सब्जेक्ट की विशेषता जोड़ते हैं। और ये विशेषता आप जानते हैं या तो एडजेक्टिव से जोड़ते थे या तो कभी कभार नाउन से जोड़ते थे आप। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहां एडवर्ब तो कतई नहीं रहेगा, और ये स्वीट क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा, फ्लावर्स की। फ्लावर्स कैसे हैं, स्वीट हैं। अब आर से नहीं लिखा गया, जरूरी नहीं आर से लिखो। फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स की महक कैसी है,
स्वीट है, ये फ्लावर्स का क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो स्टेट जो बताते हैं, जिनसे हम स्टेट बताते हैं, जैसे कोई भी चीज है, दूसरा आप लिख देते हैं राम इज माई ब्रदर, टी इज हॉट, ये सब क्या बता रहा है? जैसे टी इज हॉट, ये क्या बता रहा है? स्टेट। चाय कैसा है? गर्म है। राम कौन है? मेरा भाई है। तो फ्लावर्स क्या हैं? स्वीट। तो यहां पर हम लोगों का क्या पड़ेगा? एडजेक्टिव। और एग्जाम में आपका क्या डालेगा? एडवर्ब। इनसे बच के रहना है आपको। अब जैसे देखो दूसरा, सी लुक्स, लुक सी में पियर फील, ये आप क्या पढ़ते हैं? प्रतीत होना, कैसा दिखा। तो सी लुक्स एंग्री, यहां लुक मतलब देखना है कि प्रतीत होना है। सी लुक्स, वो दिखी, कैसी दिखी? गुस्से में दिखी। वो उसका क्या बता रहा है? ये इस लेडी का स्टेट बता रहा है। वो लेडी किस अवस्था में है? बहुत गुस्से में है। तो उसको आप ये भी लिख सकते थे, क्या ये वाक्य मैं ऐसे लिख सकता था? सी इज एंग्री, वो क्या है? बहुत क्रोधित है। अब आप देखोगे ये लेडी है और इसका क्या बता रहा है? ये विशेषता, वो कैसी अवस्था में है? वो बहुत गुस्से में है। सी इज एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। या इसी को आप बोल सकते हैं सी लुक्स एंग्री, वह कैसी दिख रही है? बहुत गुस्से में। या वो कैसी दिख रही है? बहुत खुश दिख रही है। अब यहां एंग्रीली नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? हैप्पीली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां आपको क्या बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है। उसी तरह आप और आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जाता है गलती, जैसे ये देखो, दैट स्टेटमेंट साउंड्स स्ट्रेंज, ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा? साउंड्स मतलब प्रतीत हो रहा। कैसा प्रतीत हो रहा? विचित्र। तो ये जो प्रतीत होना आता ना, प्रतीत होना, प्रतीत होना वाले से आपका क्या चलता है? स्टेट बताता है। ये कैसा लग रहा है? विचित्र लग रहा। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? विचित्र है। इसको आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, जहां आप इज डाल सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। अगर कभी आप फंस जाएं, कंफ्यूजन होने लगे, आप क्या करो कि जैसे आपको कुछ पता है कि लुक, सीम, फील, अपीयर, ऐसा कुछ कुछ होता है कि जिनसे क्या होता है, जिनसे आप स्टेट बताते हैं। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसकी जगह एक बार इज भर के देखो। स्टेटमेंट इज स्ट्रेंज, ये स्टेटमेंट कैसा है? बहुत विचित्र है। अब जैसे अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंग्री होगा कि एंग्रीली होगा। मान लो दे दिया गया एंग्री होगा कि एंग्रीली होगा। तो अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इसको हटाकर क्या डालो? अगर ये स्टेटिक स्टेट दिखाएगा तो इज पे क्या सही जाएगा? अब आप पढ़ो सी इज, अब इस पर आप रख के देखो, सी इज एंग्री कि सी इज एंग्रीली। अब आप जान जाएंगे कि ये गलत है। इसका मतलब यहां पर क्या पढ़ना चाहिए? एंग्री। सी इज हैप्पी कि सी इज हैप्पीली? अब आपको लग रहा होगा कि हैप्पीली कोई अर्थ नहीं दे रहा यहां। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बता रहा है इसका। तो जब भी कभी कंफ्यूजन हो, आप इज एम आर रख लो, आपका तुरंत पता चल जाएगा। देखो दूसरा, देखो इट टेस्ट सोर, ये कैसा लग रहा? सोर, बहुत कड़वा लग रहा। ही फील्स सैड, रिप्लेस करो ही इज सैड। इसका मतलब यहां ये सैड सही है, सैडली नहीं होगा। अब ये आओ, द शिप अपीयर्ड सडनली, यहां अपीयर क्या प्रतीत होना है कि पहुंचना है? द शिप अपीयर्ड सडनली, ये शिप यहां पर क्या है? शिप अपीयर्ड, जैसे राम अपीयर्ड, राम यहां क्या हुआ? अपीयर हुआ। अपीयर करना मतलब एक अर्थ क्या भी होता है? ये पहुंचना भी तो होता है अपीयर।
पहुंचना है शामिल होना, एक एग्जाम में आप जो अपीयर होते हैं वो शामिल होना। और ये जहाज अचानक दिखा, ये पहुंचने का सेंस है, शिप अपीयर्ड। तो यहां पर ये सडनली सही लगा है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा, पहुंचने की। पहुंचा, कैसे पहुंचा, अचानक पहुंचा। यहां प्रतीत होना इसका अर्थ नहीं है। जैसे यू अपीयर, अब देखो यू अपीयर सैड कि सैडली, अब यहां आपके पहुंचने का है कि आपका प्रतीत होना है, आप प्रतीत हो रहे हैं। अगर ये प्रतीत होना है तो ये जान लो ये किसका रिप्लेसमेंट है, इज, आई एम आर, तो क्या लगेगा, यू आर सैड। सैडली नहीं होगा, यहां सडनली सही है। तरीका यही है निकालने का। देखो जैसे ये लिखा, द डिसीजन अपीयर्स अनजस्ट, ये डिसीजन लग रहा है, कैसा लग रहा, गलत। जस्ट मतलब ऑनेस्ट, अनजस्ट मतलब जो ऑनेस्ट ना हो, मतलब ये डिसीजन कुछ गड़बड़ लग रहा। तो ये लगना या क्या लग रहा है यहां, प्रतीत होना। फिर से आप देखो इसका अर्थ क्या निकला, प्रतीत होना। अगर ये प्रतीत होना है तो यहां पर क्या लगेगा, फिर एडजेक्टिव लगेगा, मतलब ये स्टेट बता रहा। स्टेट मतलब इसकी विशेषता। ये डिसीजन कैसा है, डिसऑनेस्ट है, अनजस्ट है, तो ये अनजस्टली नहीं होगा। ठीक, क्या बात समझ में आई कि नहीं इतनी। अब इसी तरह देखो सारा एग्जाम्पल मैंने बहुत ले लिया एग्जाम्पल। सी लुक्ड एंग्रीली एट हिम, क्या ये प्रतीत होना है कि देखना है इसका अर्थ। देखो आप एक बार हिंदी पढ़ो, वो दिख रही है गुस्से में उसकी तरफ कि वो देख रही है। देखो वो दिख रही है कि देख रही है, वो देखी उसकी तरफ, ये प्रतीत होना नहीं है, वो देखी, ये मीनिंग बदल रहा। देखो वो देखी किसकी तरफ, उसकी तरफ। और कैसे देखी, गुस्से से। इसका मतलब यहां ये वर्ब कैसा, किस रूप में आया है, एक्शन कर रहा है। वो देखी किसकी तरफ, उसकी तरफ। यहां प्रतीत होना नहीं। अच्छा ये देखो, सी लुक्स, वह देखी कि वह देख रही, वह दिख रही है। वहां पर है वह दिख रही है, दिख रही है या प्रतीत हो रही है। कैसे प्रतीत हो रही है, गुस्से में। तो इसका मतलब यहां ये स्टेट बता रहा है, इसका मतलब यहां एंग्री सही है। ही स्पोक एंग्रीली, स्पोक तो हमेशा ही क्या ही रहेगा, एक्शन रहेगा। वह बोला, कैसे बोला, गुस्से में। स्पोक पे तो आएगा ही नहीं। आपको रटना कौन सा है, 2-3 बार आप लिख लो। देखो ऐसा, लुक, सीम, ये और तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आप कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं, वो भी आप जानते हैं। तो रटना है इन शब्दों को, लुक, सीम, अपीयर, फील, टेस्ट, स्मेल। ये आप कई जगह कई तरह से इंपॉर्टेंट है। ये इनसे स्टेट पता चलता है। जो किसी चीज का स्टेट बताता है उसको आप कंटिन्यूअस में भी नहीं रखेंगे, ठीक है। और अलग बात है, और ये भी बात है कि जब स्टेट बताएगा उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, तो एडवर्ब नहीं लगेगा। बैठ जाना चाहिए आपको। अच्छा अब चलते हैं अगला पॉइंट। इसी तरह है, बस आप देखते रहो, एक बार वीडियो जाकर देख लेना। अब ये क्वेश्चन है, ये है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। टेक टू, अरे ये टेक टू ना पढ़ लेना। टेक टू नहीं, मतलब ये लिखा है कि ये लेते हैं क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेते हैं किसकी बजाय, दैन के बजाय। दैन के बजाय इनके बाद टू लगता है। ये देखो तुलना होती है, इनसे तुलना की जाती है। जैसे आप नॉर्मल तुलना करते हैं तो क्या लगता है, दैन। लेकिन ये शब्द जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये कई तरह के शब्द हैं। बिल्कुल आसान होता है, इनके बाद क्या लगता है, टू। एकदम खुल्लम खुल्ला वो रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान होता है याद करना। अब सबका मतलब जान लो, जूनियर, सीनियर, किसी का ना पता हो देख लो आप, ये लगभग सारा पता होगा। अब देखो लिखा, हरी इज इंफीरियर टू रामा इन इंटेलिजेंस। मतलब अगर इंटेलिजेंसी की बात करें तो हरी रामा की तुलना में काफी कमजोर है, इंफीरियर है। सुपीरियर का उल्टा क्या है, इंफीरियर, तुच्छ। मतलब राम की तुलना में हरी कैसा है, काफी काफी कमजोर है, कम वो वाला है।
एंटीरियर और पोस्टीरियर किसी चीज के अंदर और ये बाहर का सेंस होगा, समझ रहे हो कि नहीं आप। पोस्टीरियर क्या है, बाद वाला होगा, और एंटीरियर पहले के सेंस में। एकदम एग्जैक्ट देख लें कि कहाँ कैसा वो आता है, पर वो पोस्ट और वो एंटीरियर ये एक बार चेक कर लें एग्जैक्ट यूज। देखें कहाँ पे आता है, एट आर नियर द फ्रंट, वही चीज। और पोस्टीरियर क्या है, लोकेटेड बिहाइंड समथिंग, फ्रंट पे जो है आगे की तरफ, एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब जो बैक की तरफ हो, ये है एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा और देख लो, तो ऐसे ही है, आप एग्जाम्पल से देख लो। प्रायर मतलब किसी चीज के पहले, लिखा है डेथ ऑफ किंग एडवर्ड वाज प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के पहले पहले इनका डेथ हुआ था। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे क्या है, सीनियर है। बस ऐसे आता है आपका। अच्छा ये भी आप जान लो, देखो प्रीफर और प्रिफरेबल, ये भी क्या जो है क्या लेते हैं, टू, अरे टू लेता है, लेकिन इस पे ध्यान देना है, तभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा। ये आप जानते हैं, इसका यूज देखे रहे। मैं इसको आपको इस पेज पे जरा दिखा देता हूं, इस पे थोड़ा सा मुझे बताना है, आप रटे होते हैं। अब आप रटे हैं कि प्रीफर क्या लेता है, टू। अगर एग्जाम में दे दिया तो आप सोचेंगे तो ठीक लगा है, आई प्रीफर टू टी। ऐसे नहीं प्रीफर लगता। प्रीफर टू कहां लेता है, जब दो चीजों में तुलना करते हैं ना आप, तब वहां बीच में टू लगाते हैं। जैसे जहां दैन लगाते हैं ना, वहां क्या लगा देंगे, आई प्रीफर दैन टी। अरे दो चीज पहले लिखो, अगर आपको एक चीज लिखना है तो प्रीफर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा पहले, तो आप आई प्रीफर टी। ये वाक्य अपने आप में सही है, ये तो कोई वाक्य ही नहीं है, ये तो गलत है। अब टू कब लगेगा, जब दो चीज में तुलना करोगे। अभी तो आपने एक चीज लिखा कि मैं चाय पसंद करता हूं, ठीक है, ओके, सेंटेंस सही है। अब सपोज आपको बताना है कि आप चाय पसंद करते हैं किसकी तुलना में, किसी और चीज की तुलना में, सपोज कॉफी की जगह, तो आप लिखेंगे आई प्रीफर टी। अब एग्जाम में देगा देन कॉफी। ये चक्कर है, जो आप प्रीफर रटते हो कि प्रीफर टू लेता है, वो कहां लेता है, जब दो चीज के बीच तुलना करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो देन लगता है, यहां पर क्या लगेगा, टू। आई प्रीफर टी, मैं चाय पसंद करता हूं, टू कॉफी, किसकी तुलना में, कॉफी की तुलना में। हाँ नहीं तो आप प्रीफर टू लगा के चले आए आप यहां पर, ऐसा नहीं है। ऐसे अनलेस वाला भी मैं जानता हूं, बहुत लोग अनलेस बस रटे रहते हैं। अनलेस के बाद नॉट नहीं होता, कहां नॉट नहीं होता पता नहीं कहां, अनलेस के बाद नॉट नहीं होता। तो अनलेस के बाद जो वाक्य जोड़ता है उसमें नॉट नहीं होता। प्रीफर के बाद टू कहां लगता है, प्रीफर के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और फिर दूसरा जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोनों के बीच में आप टू लगाएंगे। क्या क्लियर बात। इसी तरह प्रिफरेबल भी चलता है, प्रिफरेबल भी क्या लेता है, टू लेता है। प्रीफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिफरेबल भी टू लेता है। जैसे प्रेफरेबल भी देख लो, ऐसा कुछ। प्रेफरेबल क्या है, नाउन है, तो आएगा टी इज, टी इज प्रेफरेबल, टी इज प्रेफरेबल टू। प्रीफर वर्ब था, प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल आपका एडजेक्टिव है, नाउन नहीं, सॉरी एडजेक्टिव है, बिल्कुल प्रेफरेबल एडजेक्टिव है यार। तो टी इज प्रेफरेबल, तो टी इज प्रेफरेबल, और क्या आएगा, टू कॉफी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम यूज है, कि आपका क्या लेगा, टू। चलो आगे चलते हम लोग। अच्छा अब आगे देख लो यूज आप कुछ और फटाफट, ये भी लगभग पढ़ा हुआ। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो ये जो एल्डर वाला है ना, एल्डर और क्या, एल्डेस्ट, ये फैमिली मेंबर्स के लिए लगाते हैं आप, परिवार के लिए। और ये ओल्डर और ओल्डेस्ट, परिवार को छोड़कर कोई भी रिलेशन हो। ये महज एल्डर और एल्डेस्ट, केवल और केवल किसके लिए आता है,
परिवार के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए आता है। और वो भी क्या, ब्लड रिलेशन, और वो भी किस में आता है? ऑब्वियसली, मतलब ये बात कहां होगी? ह्यूमंस में। समझ रहे कि नहीं आप? अब कोई और बात करना है, जैसे ब्लड रिलेशन करना हो तो क्या आएगा? ओल्डर। जैसे ताजमहल, कोई मान लो कोई और बिल्डिंग है, मान लो कुतुब मीनार है। अब ये कहा गया कि ताजमहल ओल्डर है किसकी तुलना में? कुतुब मीनार की तुलना में। तो कोई निर्जीव चीज हो जिनमें क्या, मतलब इनको छोड़ दो आप, परिवार वाला कोई भी बाकी तुलना करना होगा, आपके पास हमेशा क्या मिलेगा? ओल्डर और ओल्डेस्ट। दो बिल्डिंग की तुलना करना है, मोबाइल की तुलना करना कि मेरा मोबाइल आपसे ओल्डर है, तो क्या मैं लगाऊंगा? ओल्डर का यूज करूंगा। ये केवल और केवल आदमियों के लिए, और उसमें भी स्पेशली परिवार के लिए आता है। बाकी कोई भी तुलना करना हो, किससे जाएंगे आप? ओल्डर से। जैसे अब देखो, ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड टू द टाइटल, वो टाइटल उसको मिल जाएगा इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। अब ओल्डर ब्रदर नहीं होगा वहां, क्योंकि उसके घर परिवार की बात चल रही, तो क्या लगेगा? एल्डर। अब जैसे राम इज द एल्डेस्ट ऑफ हिज फैमिली, इसके परिवार की बात हो रही है। अब यहां एग्जाम में क्या देगा? अब जब परिवार की बात है तो ओल्डेस्ट नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा? एल्डेस्ट। बस इतना सा बात है आपका। अब जैसे दूसरा, माई कार इज ओल्डर एल्डर देन योर्स, क्या पड़ेगा? योर्स। तो ओल्डर और एल्डर में क्या पड़ेगा? क्योंकि ये एल्डर स्पेशली केवल आदमियों के लिए, और उसमें भी केवल परिवार के लिए आता है। बाकी निर्जीव चीज हो, कोई भी चीज, उसके लिए क्या पड़ेगा? ओल्डर पड़ेगा। बस ये हो गया आपका ओल्डर। सुपरलेटिव कब पड़ेगा? जब पूरे परिवार में बात होगी। चलो आगे कवर हो जाएगा वो। ये भी आपको पॉइंट रटना होगा, ज्यादातर ऐसे ही पॉइंट हैं। ये कुछ एडजेक्टिव अपने हाईएस्ट डिग्री के होते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। समझ रहे हो? जैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जैसे जान रहे हो, जैसे वाइज, वाइज क्या है? एडजेक्टिव। हार्ट क्या है? एडजेक्टिव। वाइज का कैसे बनाते हैं आप? वाइजर और वाइजेस्ट। ये जो वाइज बोलते हैं, ये बेस फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, बेस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, किसी चीज की हाईएस्ट डिग्री। तो हार्ट, हार्टर, हॉटेस्ट। तो ऐसे बनता है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो इस तरह चलता। अब आप देखेंगे ये परफेक्ट। अब आप खुद सोचो, ये परफेक्ट में और परफेक्ट हो सकता है क्या? परफेक्ट मतलब अपने आप में कंप्लीट, उसमें कोई कमी ना हो, जिसको बोलते हैं क्या? परफेक्ट। अब बोलो परफेक्टर है वो, परफेक्टेस्ट है, तो ये सब गलत यूज है। परफेक्ट अपने आप में कैसी डिग्री है? हाईएस्ट है। मतलब ये अपने आप में, इसका और कोई आगे डिग्री नहीं बनता, ये हाईएस्ट डिग्री है। जैसे वाइज हाईएस्ट नहीं था, इसका हाईएस्ट क्या बनेगा? वाइजेस्ट। ये अपने आप में हाईएस्ट होती है। तो एग्जाम में आता है ना, कैसे मिलेगा एग्जाम में? मोस्ट परफेक्ट। अब इन सबसे सावधान रहना। अगर कोई आदमी परफेक्ट है तो फिर उसमें और ज्यादा परफेक्ट की गुंजाइश नहीं है। आइडियल मतलब जानते हैं आप? आइडियल मतलब आदर्श। आदर्श कंडीशन, गैसों के लिए बोलते हैं आप आदर्श कंडीशन होनी चाहिए। अब आदर्श में बोले और आदर्श हमको चाहिए, और सुपर आदर्श कंडीशन, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आइडियल अपने आप में कंप्लीट है, यूनिक है। बोले हमारा आइटम ये हमारा यूनिक है, बोले हमारा और यूनिक है। अरे यूनिक मतलब अपने आप में अकेला, हाँ, अनोखा। तो अपने आप में जो अनोखा है वो और अनोखा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। कोई काम करना असंभव, बोलो हमारा वाला काम और असंभव था, तो असंभव मतलब असंभव।
कंप्लीट मतलब कंप्लीट, इंटायर मतलब पूरा, एक्सट्रीम मतलब पूरा, चीफ, चीफ मतलब मेन, हेड, चीफ, हेड, ये सब और चीफ नहीं होता। ब्लाइंड जो अंधा है, डेथ, हाँ अब आप बोला और अंधा, अंधा मतलब नहीं दिखाई देता, और अंधा की क्या मतलब, डेथ, बोले और मरा है, और नहीं मरा है, मर गया। राउंड, राउंड मतलब गोलाकार है, अगर कोई चीज तो गोलाकार ही है। अब दो लोग सर्किल में बोले हमारा और गोलाकार सर्किल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर गोलाकार है तो एकदम फिक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, उसमें और स्क्वायर नहीं होगा। ये सब बहुत कॉमन बात है, एक बार आप नजर रख लो। परफेक्ट, आइडियल, यूनिक, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, एंटायर, एक्सट्रीम, ये सब इसमें सब में ऐसे ही आता है। जानते हो एग्जाम में कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मोर यूनिक, समझे, मोर यूनिक पर्सन, ही इज मोर यूनिक पर्सन, ऐसा कुछ मिलेगा। ये सब नहीं चलता, ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, देखो अगला लाइन, कि जब दो की तुलना करते हैं तो हमेशा हम लोग कौन सा डिग्री लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जब केवल दो आदमी होते हैं तो उसमें, जैसे बोलेंगे ये और ये राम और श्याम हैं सपोज, अरे अब आप देखो बात, या दो ही आदमी हैं अगर राम और श्याम, तो उसमें आप हमेशा यही बोल सकते हैं कि ये आदमी इसकी तुलना में ज्यादा बेहतर। अब सपोज तीन हो गए तो, अब सपोज राम श्याम मोहन हो गए, तो आप ये बोलेंगे कि राम इन दोनों से ज्यादा बेहतर है, यही तो। यार ऐसा बोलोगे कि राम इन सब में सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर दो ही आदमी हैं, सपोज ए और बी, तो इसमें हमेशा क्या लगेगा? देखो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, एकदम सिंपल तुलना होगा। जैसे ए ज्यादा बुद्धिमान है किसकी तुलना में? बी की तुलना में। इसमें हमेशा दो में हमेशा कंपैरेटिव लगता है, ये बड़ा यूजफुल पॉइंट होता है। और एक बात और इसमें देख लो, ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये दा का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाते हैं जब किसकी बात होगी? दो की। जैसे ऐसे मिलेगा सीधा सीधा, ऑफ द टू सजेशंस, दोनों सलाहों में द फार्मर, कौन सा वाला? पहले वाला, इज द बेटर। द फार्मर तो पहले वाला है, ये तुलना कौन से किया जा रहा है इसमें? देखो आपने लगाया पहले वाला क्या? बेटर है, और बेटर के पहले क्या लगा है? द। ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, द मोर इंटरेस्टिंग। जब भी आपको ऑफ द टू दिखेगा आप वहां पर कंपैरेटिव लगाएंगे और क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। देखो यहां सवाल कह रहा व्हिच इज, और सवाल में भी क्या लगा है? द चीपर। क्यों? क्योंकि ये कितने में बात चल रही है? दो में। ही इज द टालर, वह सब ज्यादा लंबा है, किस में? दो में। जब दो में बात आएगी तो हमेशा कंपैरेटिव चलेगा, और कंपैरेटिव के पहले दा रहेगा। ध्यान देना, ये आता है पॉइंट। कई लोग केवल एक ही पॉइंट चेक करते हैं, कई लोग केवल ये देख लेते हैं, आधा अधूरा जानकारी, टालर देखते हैं। वहां टालर ना देखो, ये भी देखो और ये भी देखो, दोनों होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है? व्हाइल कंपेयरिंग वी शुड टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। अब आप ध्यान दो कि मतलब जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का हमको ध्यान देना होता है। जैसे अब ये समझने वाली चीज है, जैसे लिखा ही इज स्ट्रांगर देन एनी बॉय इन द क्लास,
ये गलत है। तुलना कर रहे हैं आप, देखो आराम से कि वह स्ट्रांगर है किसकी तुलना में, देन एनी बॉय। अब आप समझो एनी बॉय जो लिखा है, देन एनी बॉय, और कौन सा एनी बॉय, क्लास में। अब सपोज पूरी क्लास थी, क्लास में कोई भी लड़का, क्या उस कोई भी लड़के में ये भी होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं क्लास में वह मजबूत है किसी भी लड़के से, क्या वो किसी भी लड़के में ये खुद नहीं आएगा, वो खुद भी तो होगा। अगर आप समझो ये राम है भैया, देखो फिर से आप देखो इस बात को, ये राम है, ठीक है, और यहां क्लास है, क्लास में कौन है, ऑब्वियसली राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, ठीक है, ऐसे क्लास भरी है। अब आप कह रहे हो राम मजबूत है किसी भी लड़के से, तो वो क्या किसी भी लड़के में राम खुद नहीं आ जाएगा, क्लास के किसी भी लड़के से, किसी भी लड़के में तो राम खुद भी आ जाएगा। अगर आप अब तुलना करोगे, सपोज एक कंडीशन ये भी होगी कि राम मजबूत है राम से, एक केस तो ये भी बनेगा ना कि राम मजबूत है राम से, तो राम अपने आप से कैसे मजबूत होगा, ये वाक्य वहां पर क्या कर जाएगा, गलत कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात आप, मैथ की तरह इसको समझना पड़ेगा कि एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप लिखोगे ही इज, एक वाक्य यही फंसेगा, ही इज स्ट्रांगर देन हिमसेल्फ, कि वह मजबूत है खुद अपने आप से ज्यादा, एक तो ये भी आ जाएगा घुमाकर, तो ये गलत हो जाएगा। वहां पर ये वाक्य आपका गलत है, ये बहुत गलत आपने तुलना कर दिया, उसी आदमी का उसी आदमी से तुलना कर दिया, और तो ये क्या हो गया, ये गलत है। गलत क्यों हो गया, क्योंकि एनी बॉय में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी बॉय में ये लड़का खुद आ गया। अब सही कैसे करते हैं इसको, अब आप ऐसे लिखेंगे, देखो इसको, ही इज स्ट्रांगर देन, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको अलग करोगे, बाकी सब, ये होता है तुलना, ऐसे करते हैं आप। एनी अदर बॉय मतलब किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, मतलब अगर क्लास में बात करें, देखो अब क्या सीन है, क्लास की बात करें तो ये लड़का मान लो राम है, ये लड़का सब मजबूत है एनी अदर बॉय, किसी अन्य लड़के से, किसको छोड़कर, राम को छोड़कर अगर कोई अन्य लड़का ले लो क्लास में, मतलब इसमें राम नहीं है। अब बढ़िया तुलना आप करो, राम को छोड़कर एनी अदर बॉय, कोई अन्य लड़का, किसको छोड़कर, राम को छोड़कर। अब ये तुलना वैलिड है, मतलब राम एक तरफ और राम को छोड़कर बाकी पूरी क्लास एक तरफ, मतलब अगर पूरी क्लास राम को छोड़ दें तो पूरी क्लास से सबसे ज्यादा कौन मजबूत है, राम मजबूत है। अब ये तुलना सही बैठा। तो जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा और देन लगेगा, कंपैरेटिव के बाद क्या लगेगा, देन, तो हमेशा आप ध्यान रखना क्या डालना पड़ेगा, अदर डालना पड़ेगा। अगर अदर नहीं डालेंगे गलत हो जाएगा। जैसे ये आप देखो, ये वाला, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, अब फिर वही फंसेगा। एक कंडीशन ये भी होगा, आयरन इज मोर एनी मेटल में क्या मैं कह सकता हूं, एनी मेटल में आयरन भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, यहां आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी। इसका मतलब आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, अब ये सही जाएगा। अब उसी तरह देखो, नो प्लेयर इज एज अग्रेसिव एज सहवाग,
मतलब कोई भी प्लेयर उतना अग्रेसिव नहीं जितना सहवाग। तो कोई भी प्लेयर दुनिया का अगर आप ले रहे हो उसमें खुद सहवाग आएंगे। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं? कोई भी प्लेयर उतना अग्रेसिव नहीं है दुनिया का, तो गलत हो गया। उन कोई प्लेयर में सहवाग भी शामिल है। आपको क्या करना पड़ेगा? नो अदर प्लेयर, कोई भी अन्य प्लेयर उतना अग्रेसिव नहीं है जितना कि सहवाग। तो जब भी आप तुलना करेंगे, अगर एक आदमी उधर रखें और कंपैरेटिव डिग्री डाल रहे हैं, या ये भी कंपैरेटिव का ही भाव होता है, तो आप क्या करेंगे? अदर डालेंगे। अब जैसे ये देखो, द गंगा इज सेड टू बी लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स। सही लिखा है। ऑल अदर से मतलब अन्य सभी, अन्य दूसरी नदियों से गंगा सबसे ज्यादा लंबी है। अन्य दूसरी नदियां एक तरफ हैं और गंगा एक तरफ। एकदम सही लिखा है। चाहे आप क्या डाल दो, एनी अदर डाल दो, चाहे ऑल अदर, अन्य सभी या कोई भी अन्य। जैसे यहां देखो, द गंगा इज सेड टू बी लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, ये भी सही है। चाहे बोल दो ऑल अदर रिवर्स, लेकिन दोनों में क्या पड़ेगा? अदर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री से। अच्छा, अब सुपरलेटिव अगर डालना होता तो जैसे गंगा सारी नदियों में, मतलब सारी नदी रख दो आप ऐसे, सारी नदी है और आप कह रहे हैं इसमें से ये वाली नदी सबसे लंबी है। अब सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या होता है कि एक को उठाते हैं आप कि इन सब में ऐसे होता, देखो इन सब में ये सबसे बेस्ट है, बस खत्म। ये है सुपरलेटिव, समझे कि नहीं? अलग नहीं करते इसमें। आप बताते गंगा सारी नदियों में कैसी है? सबसे लंबी। तो यहां पर क्या आएगा? ऑल रिवर्स। ये सारी नदियां हैं और आप बता रहे हो इसमें से ये वाली सबसे लंबी है। चुन लिए आप एक, बस ये सही होता है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के केस में क्या लगता है? ऑफ ऑल। फिर से आप एक बार देख लो, सुपरलेटिव के केस में क्या लगता है? सारे में। सुपरलेटिव सारे में चलता है। अब नीचे आओ, जैसे ताज इज मोर ब्यूटीफुल। अब अगर मोर ब्यूटीफुल लगेगा तो क्या लगेगा? देन, और देन लगेगा तो अदर लगेगा। एकदम सही लिखा है। आगे आते हैं, सैल्मन वाज वाइजर देन ऑल अदर। एकदम सही लिखा है। ठीक है, अदर पे ध्यान देना होता, और अगर कंपैरेटिव है तो क्या लगेगा? देन लगेगा। अच्छा, आप सुपरलेटिव वाला देख लो उसी तरह, राम वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। इसमें क्या गलत काट दिया मैंने? ये तो सही था, राहुल वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ये गलती से ये लिखने में, ये तो सही है यार, ऑफ ऑल द बॉयज। राहुल वाज द वाइजेस्ट ऑफ एनी बॉय। एनी बॉय नहीं होगा, ये आप जान लें, ये गलत है। एनी बॉय नहीं होगा इसमें। आपको क्या डालना पड़ेगा? राहुल वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर। ये भी गलत, क्योंकि अदर वाला किस में जाता है? कंपैरेटिव में जाता है। इसमें आल ही चलता है केवल। किसमें? सुपरलेटिव में क्या मिलेगा? हमेशा आल मिलेगा। इसमें एनी भी आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें हमेशा किसकी बात होती? आल की। बस आप ध्यान रखना। वीडियो रहेगा आपके सामने, दोबारा भी आप देख सकते हैं। देख, अब दूसरा देख लो, द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ एनी रेप्टाइल। एनी रेप्टाइल नहीं होगा, लार्जेस्ट ऑफ एनी अदर। ये भी गलत। क्या होगा? द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। ये भी गलत लिखा है। द अमेजन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। एकदम सही है। ऑफ ऑल द मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये भी एकदम सही लिखा है। अगर यहां दो दे देता तब क्या करते? तब द स्ट्रॉन्गर करते। अगर यहां दो दे देता, ऑफ द टू मैन। चलो ये हो गया। और आते हैं,
ये आप पॉइंट एक बार देखो अपने से आप। कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा आप सुपरलेटिव की तुलना करो। मतलब बहुत ये बेस्ट मूवी है, तुलना नहीं करते हैं आप, ऐसे बोल देते हैं जैसे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये क्या, इससे क्या पता चलता है? कोई तुलना नहीं होता, बल्कि आप ये बताते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी है उसका, बोलते बेस्ट है ये चीज। तो बेस्ट मतलब आप क्या पूरा तुलना करके बता, बेस्ट मतलब कि ये भैया एकदम बहुत सुपर क्वालिटी का है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये सब बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, या इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। यहां देखोगे आप आ भी लगा है, आ मतलब एक, ये एक कैसा स्पीच था? बहुत ही शानदार स्पीच था। यहां तुलना नहीं हो रही, बल्कि क्या बताया जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा स्पीच था। तो मतलब ऐसे भी आता है कि आप ये ना सोचो अब आप आल नहीं लगा है तो आप आल नहीं लगा, यहां तुलना नहीं हो रही। यहां क्या बताया जा रहा है कि ये स्पीच कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो कभी कभार ये देखने को मिल सकता, पता चला आप खोजें आल, हमेशा खोजते फिरें तो आल नहीं लगेगा कभी कभार। अच्छा ये आप आओ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तुलना करते हैं आप किससे? कभी कभी एज एज से। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, राम इज एज वाइज एज श्याम। राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम। अब पहला गलती इस पे क्या आता है कि आप ये जान लें एज और एज, इसके बीच में क्या पड़ता है हमेशा? पॉजिटिव डिग्री, बेस फॉर्म। अगर ये लिख दिया राम इज एज वाइजर एज श्याम, देखो ये यहां बीच में एज एज के क्या डाल दिया? कंपैरेटिव डिग्री, और ये गलत है। उसी तरह सो एज में भी क्या पड़ता है? पॉजिटिव डिग्री। और एक आप जान लें कि ये जो एज का प्रयोग है ये कौन से वाक्य में आता है? अरे ये आपका आता है पॉजिटिव सेंटेंस में तुलना करने के लिए, और ये अक्सर आता है निगेटिव सेंटेंस में। और आप जान लें एक बात, अब हो सकता है अब आपको ज्यादा लग रहा होगा, वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा आपको। ये जो पॉजिटिव है आप ऐसे समझो कि ये पॉजिटिव वाली चीज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये समझ लो काफी धनवान आदमी, पॉजिटिव वाला चीज कभी भी, मतलब ये बहुत मजबूत चीज है, ये कभी भी छोटा रूप ले सकता है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ये पॉजिटिव सेंटेंस कभी, ये कौन सा एज ये किस में आता? अक्सर पॉजिटिव में। कभी कभार ये पॉजिटिव वाला कभी कभार किस में भी यूज कर सकते हैं? निगेटिव में। लेकिन जो निगेटिव वाला है ये वाला, इसको कभी भी आप भूल कर पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते, एकदम सीधा गलत हो जाएगा। बस जानते रहें कि एज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एज हमेशा किस में यूज करते हैं? पॉजिटिव में। और सो एज स्पेशली किस में यूज करते हैं? निगेटिव में। अब अगला आप दिमाग में बैठा रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला है वो आप किस में भी ले सकते हैं, कभी कभार इमरजेंसी के केस में निगेटिव में जा सकता है, निगेटिव में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो निगेटिव है वो कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते। अच्छा अब सपोज आप ये जान रहे हैं, सपोज मैंने कोई निगेटिव वाक्य दे दिया, सपोज मैंने कोई निगेटिव वाक्य दे दिया। अब आप सोचेंगे आपके पास दोनों विकल्प है, एज और एज वाला भी, और क्या भी है? तो एज। अब आप कौन सा लेंगे? अब क्योंकि स्पेशली निगेटिव वाला कौन सा है? सो एज। इसलिए अगर कभी निगेटिव आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये स्पेशली निगेटिव के लिए होता है, इसका यूज आप प्रेफर करेंगे किसकी तुलना में? उसकी। हाँ अगर ये ऑप्शन में ही नहीं दिया तो आप क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे। अब आप देखो दूसरा, अब निगेटिव मतलब क्या है? राम इज नॉट, ये देखोगे निगेटिव है। अब यहां क्या लगेगा?
राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। ये क्या गलत कटा है? ये गलत क्यों? अरे ये लिखने में क्या है ना, मिस्टेक हो जाती है। ये तो वही वाक्य है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये राम इज नॉट एज वाइज एज श्याम, ये पॉजिटिव वाला था, आपने निगेटिव में यूज किया है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन प्रथम प्राथमिकता आप इसको देंगे और दूसरी प्राथमिकता इसको देंगे। और अगर मैं यहीं पर क्या बोलते हैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, राम इज अब आप देखेंगे, पहले आप ये समझो कि इसका यूज निगेटिव में होता है, निगेटिव वाला कभी पॉजिटिव में नहीं जा सकता, गलत। ठीक, ऐसे रटे रहो, आपका बन जाएगा कि जो पॉजिटिव है, आप पहली बात तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये रटे रहे कि एज और एज पॉजिटिव वाले वाक्य में यूज में आता है। कभी कभी इमरजेंसी में इसको हम लोग निगेटिव में डाल सकते हैं। और ये जो सो एज है, ये हमेशा अक्सर निगेटिव में आता है, और इसको कभी भी आप पॉजिटिव में लेकर नहीं जा सकते, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यार इसको अभी मैं हटा रहा हूं क्योंकि आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं इस पे आता हूं। इसमें है कुछ और पॉइंट, लेकिन मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा। इस पे अभी ये भी एक होता है चर्चा का विषय, बाद में करूंगा। पहले आप ये देख लें, ठीक है। अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एरर इज एग्जाम्प्लीफाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आप जानते हैं, इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तुलना सही चीजों का होना चाहिए, समान चीजों का। जैसे पीपुल ऑफ लखनऊ इज मोर इंटेलिजेंट देन कानपुर, ये गलत तुलना है। यहां आपने लखनऊ के किस चीज को लिया है? लखनऊ के आदमियों की तुलना आप किससे कर रहे हैं? कानपुर से। वो शहर है, ये आदमी है। ये लखनऊ के आदमी कानपुर शहर से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कानपुर शहर से क्या तुलना होगी? ये गलत है, ये गलत हो जाता है। भाव आपको बहुत समझ के करना होता है। यहां लगता दैन, अब वही चीज यहां भी लेंगे, दैन द पीपुल ऑफ, लेकिन पीपुल का आप प्रोनाउन ले लेते हैं, दैट ना लगाना, क्योंकि पीपुल का प्रोनाउन दैट नहीं होगा, क्या होगा? दोज, दैन दोज ऑफ। अरे यार वो बिल्कुल कोई बात नहीं, वो क्या होता है, एग्जाम्पल खुद ही सेट करता हूं, वो जल्दी जल्दी लिखने में वो ध्यान हमारा पूरा उस तरफ था, लिख दिया। द पीपुल ऑफ लखनऊ आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ कानपुर। ध्यान का फर्क होता बस, और कुछ नहीं। पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ये तो ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज ग्रेटर देन एनी अदर स्टेट। एनी अदर स्टेट तो सही लिखा आपने, लेकिन पॉपुलेशन की तुलना किससे कर दिया आपने? प्रदेश से। पॉपुलेशन की तुलना किसके पॉपुलेशन की? यूपी की पॉपुलेशन की तुलना वहां भी पॉपुलेशन से होनी चाहिए थी। तो आपका कैसे बनेगा? द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर। लगाना ना भूलना, अगर एनी स्टेट कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। एनी अदर स्टेट। अच्छा, नीचे तो लिखा था मैंने, कभी कभी लिख देता हूं, मुझे खुद नहीं पता, जल्दी जल्दी में जो है वो लिखा है नीचे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि कभी भी आप डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट, अरे भाई ब्रेवेस्ट कौन सी डिग्री में आया? हाईएस्ट डिग्री में हुआ। किसी भी हाईएस्ट डिग्री को और हाईएस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे परफेक्ट हमने समझा, परफेक्ट अपने आप में कौन सी डिग्री थी? हाईएस्ट, इसलिए परफेक्ट को और नहीं कर सकते। ब्रेवेस्ट हाईएस्ट डिग्री थी, आपने फिर से तुलना, ये गलत हो गया। अच्छा, अब ये कंपैरेटिव है, अब ये भी क्या है? कंपैरेटिव। दो कंपैरिजन लगाने का एक ही वाक्य में कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बोलते हैं भैया अगर अनलेस लगा है, अगर एक नॉट लगा है तो दोबारा फिर थोड़ी ना नॉट लगेगा। तो वही बात है,
अगर एक कंपैरिजन लगा है दोबारा फिर आप नहीं लगाएंगे, सिंपल। दो सुपरलेटिव या दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लगेंगे। अच्छा ये क्या लिखा, हाँ ये पॉइंट देखो आप, राम इज ब्रेवर देन श्याम, ठीक है सही है, तुलना कर दिया, दो आदमी है तुलना कर दिया। अब क्या लिख रहा है, कभी कभी क्या होता ना, आप देखोगे राम के ही, यहां दो आदमी नहीं है, राम के ही दो गुणों की तुलना किया जा रहा है। यहां राम की तुलना किससे किया जा रहा है, श्याम से, लेकिन यहां राम की ही खुद, राम बहादुर भी है और बुद्धिमान भी है, इसके गुणों की तुलना आपस में की जा रही है। तब क्या होता है, ऐसे में आप क्या करते हैं, क्योंकि आप ये दोनों जो डिग्री हैं, ये एडजेक्टिव, ये राम के दोनों क्या हैं, गुण हैं, इसको आप किस में रखेंगे, पॉजिटिव में, और जो गुण आगे पीछे तुलना करना उसको क्या लगा देंगे, उसके पहले मोर। जैसे राम बहादुर ज्यादा है किसके तुलना में, बुद्धिमत्ता की तुलना में, मतलब राम बुद्धिमान कम है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा साहसी है। तो जब एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना होती है तो ऐसे केस में आप दोनों गुणों को किस में रखते हैं, पॉजिटिव में, और जिस गुण को ज्यादा करना होता है उसके पहले क्या लगा देते हैं, अलग से मोर लगा देते हैं। कभी ऐसा ना लिख देना, जैसे एग्जाम में क्या मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा राम इज ब्रेवर देन वाइजर, एक ही आदमी का दो गुण लिया है और तुलना कर रहा है, ये गलत है। आपको दोनों गुणों को पॉजिटिव में लेना है और उसके पहले क्या लगा देना है, मोर लगा देना है। अच्छा अब एक और बच रहा भैया, यहां पर हम लोग देख लें, ये वाला लास्ट एक यहां पर बचा, ये एक एग्जाम्पल है, राम इज एज वाइज एज श्याम। इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग निरूपित करें, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम, तो हम लोग इसको इक्वल टू बोल सकते हैं, राम इक्वल टू श्याम। अब दूसरा, राम इज एज वाइज एज इक्वल टू, राम इज एज वाइज एज इफ नॉट वाइजर देन श्याम। राम अगर श्याम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो कम से कम उतना है जितना कि श्याम। देखो फिर से आप समझो, राम, इधर से वाक्य पढ़ो, इफ नॉट वाइजर देन श्याम, राम अगर श्याम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो कम से कम उतना ही है जितना कि श्याम है। मतलब ये कैसे चल रहा होगा, राम अगर ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम, क्या वही है, अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम उतना है जितना कि श्याम, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अब ये देखो, राम इज एज वाइज आर वाइजर, राम या तो उतना बुद्धिमान है या तो इससे कहीं ज्यादा। क्या ये वाला है सिंबल, समझे कि नहीं आप, ये सिंबल है, एक सिंबल डायरेक्ट है राम इज एज वाइज एज श्याम, दूसरा एज वाइज एज इफ नॉट वाइजर, अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा वो बनेगा, या तो यहां ज्यादा है तो ऐसा। अब इसका दरअसल में, अब इसमें बड़ी बारीकी होती है। अब ये दरअसल में देखो तीन कंडीशन है, आप हिंदी समझो, देखो फिर से मैं हिंदी बता रहा हूं, आप हिंदी पढ़ो, राम इज एज वाइज एज, और आप क्या पढ़ो, श्याम पढ़ो, राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम, ठीक। अब दूसरा पढ़ो, राम इफ नॉट वाइजर देन श्याम, राम अगर श्याम से ज्यादा नहीं है, मतलब यहां क्या निकल कर रहा, राम श्याम से ज्यादा नहीं है, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान अगर नहीं है तो कम से कम कितना है, बराबर है। मतलब अगर श्याम से ज्यादा नहीं है, श्याम से ज्यादा नहीं है मतलब ये,
हम तो कह रहे हैं श्याम, इफ नॉट वाइजर, हाँ ठीक है, कि अगर श्याम से ज्यादा नहीं है तो कम से कम ये, अरे यार इसको समझो ना समझो, आपको ये समझना है, वैसे है वही चीज। अब आप इसको तरीका बनाओ। अब मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं कैसे ये करेंगे आप। अब देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको एग्जाम में बैठ जाए। ये तो आप समझ गए, ठीक है, एज वाइज एज श्याम। अब एक दूसरा वाक्य आपको पता है यहां वाइजर लगा हुआ देगा, ठीक है, देखो दोनों में है, मतलब ये भी आएगा और साथ में ये भी आएगा। अब कैसे आप बैठाओगे, अब उसका तरीका काफी मुश्किल रहता है। ये अगर आ जाता है तो उस समय बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। एज वाइज एज, अब मैं आपको वही वाक्य में दिखा देता हूं लिखने की तुलना में। अब आप ध्यान दो कि आई एज वाइज एज पर ध्यान दो, और किस पर ध्यान दो, इफ नॉट वाइजर पर। अगर अगर इफ नॉट वाइजर लगा और यहां क्या लगा है, आर वाइजर, आप इन दोनों में बस मुझे इतना बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। ये बड़ा छोटा देख के जान जाओगे आप। इफ नॉट वाइजर आर वाइजर, मत नहीं, वो नहीं, वाक्य लिखने में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो उस केस में यहां आपको दिख रहा होगा एक ठो एज भी एक्स्ट्रा है, एक एज भी एक्स्ट्रा लगा, और यहां पर छोटा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में छोटा है। यहां पर आपको दिखा होगा एक एज भी मिस है, एज भी गायब है। तो अगर इसमें दो दो डिग्रियां लगी हैं, कौन सी वाली, एक तो ये और एक तो ये वाली, इसी तरह का कुछ फॉर्मेट है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर, अब आपको दोनों फॉर्म लगभग देखना पड़ेगा। एक बनेगा आर वाइजर। अब आप दोनों फॉर्म में इफ नॉट वाइजर या आर वाइजर, अगर ये बड़ा वाला है तो इसके पहले फुल फॉर्म रहेगा कौन सा, एज वाइज एज, और अगर छोटा वाला है तो एक ठो एज भी कम कर दो आप, एज वाइज, ठीक। दो बार लिखो। बात अगर आप रटने वाला समझ रहे होगे कि जब बड़ा वाला आएगा तो इसके साथ हम बड़ा वाला फॉर्म अटैच कर देंगे, मतलब एज वाइज एज। और अगर छोटा वाला फॉर्म आया आर वाइजर वाला, इसके साथ हमको एक एज भी यहां पर कट कर देना होगा। हमने तो ऐसे ही बनाया था, काफी मुश्किल होता है, लेकिन दो बार तीन बार आप लिखें, सबसे ज्यादा अच्छा तो ये आप दो बार तीन बार लिखें इसको, ठीक है, दो बार तीन बार लिखो। ये तीन कंडीशन होता है, ज्यादातर घुमा घुमा के पूछता है। अब वो ऐसे तो सिमट के रह जाता, लेकिन आप लोग कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना, इसके ऊपर भी रहता है। अब क्या किया जाए, अब इतना ज्यादा समझा भी तो नहीं सकते ना, अब टॉपिक थोड़ी ना चल रहा है। अब जितना हो सकता है और उतना किया जा रहा है, क्योंकि रूल्स हैं। अगर अब इनको इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये लगभग आप देख रहे होंगे 63-65 रूल हो गया। अब बहुत कुछ है नहीं ऐसे। क्या लिखा है ये क्या लिखा, अच्छा ये तो हमने बता दिया। अब ये एडजेक्टिव खत्म हो गया, कंजंक्शन खत्म हो गया, एडजेक्टिव खत्म हो गया आपका। एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म। वर्ब खत्म है ऑलरेडी, मैंने बता दिया बहुत वहाँ क्लास में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस बता दिया। अब अगर हम लोग एक बार विश्लेषण करें तो मैंने टेंस पूरा कवर कर दिया बहुत अच्छे से, टाइम एंड टेंस कवर हो गया। और साथ साथ में हम लोग अगर इसी के साथ जोड़ दें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पूरा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इसमें, हमने पूरा करा दिया था, ये भी हो गया।
और इसके अलावा नाउन में भी मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है पूरा बढ़िया से। प्रोनाउन भी खत्म है, एडजेक्टिव भी मोटा मोटा रूल मैंने बता दिया, आपका काम चल जाएगा। कंजंक्शन भी खत्म है, नरेशन खत्म है, और एक्टिव पैसिव भी खत्म है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव खत्म। अब बचता है आपका प्रीपोजिशन आर्टिकल। प्रीपोजिशन और आर्टिकल से संबंधित कुछ कुछ मिसलेनियस और रूल्स हैं जो एक लेक्चर में, एक दो लेक्चर में सिमट जाएगा। प्रीपोजिशन का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अच्छे अच्छे प्रीपोजिशंस का, जो आप थोड़ा सा, वैसे तो मैंने न्यूज़पेपर में इतना पढ़ा ही दिया। मैंने लास्ट जब न्यूज़पेपर की क्लास चल रही थी तब भी मैंने बताया था कि आप यही रटे रहो कि एक्यूज ऑफ लेता है और क्या क्या कौन सा क्या लेता है, सब मैंने लिखा दिया उसमें, वही आता है आपको घुमाकर। अब अगर प्रीपोजिशन आप कवर माने तो केवल और केवल आर्टिकल बचा। ठीक है, मोटा मोटा केवल आर्टिकल बचा, वो भी आप जानते हैं नदी पहाड़ और ये यहाँ वहाँ सब लगता है, जहाँ पर ज़्यादातर आसान होता है उसमें। तो इस तरह से लगभग लगभग हमारी तरफ से इंग्लिश का पोर्शन खत्म है। खत्म है, आपके ऊपर है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पाए। मैंने बताया था एग्जाम के पहले कहीं ना कहीं मैं खत्म कर दूंगा जैसे तैसे, मतलब अब क्योंकि आप देखोगे नवंबर से बैच चल रहा, वैसे नवंबर से बैच चल रहा तो थोड़ा तो टाइम जो है